हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार आप लोगों के लिए फिर से उपस्थित हूँ स्पार्क पब्लिकेशन का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बिहार सीजीएल का, उसका सेट नंबर 4 के साथ। और आज हम लोग फिर से देखेंगे सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और आप लोग भी अपना आंसर बनाते रहें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और आप लोग इस के थ्रू आप लोग क्या कीजिएगा, तो अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो सामान्य अध्ययन से है। क्वेश्चन हमारा है पहला, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही किसको हटाया जाता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। ठीक है। और राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी डार्विन। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। कोपरनिकस ने खोज किया था क्या, कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है। इस अवधारणा को क्या कहते हैं, सूर्य केंद्रित अवधारणा इसको कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा बतानी है आपको। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो तीसरे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये कैसे बहती है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 पे। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। ठीक है। तो ये बिहार के रिस्पेक्टिव में पूछ रहा है। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जहानाबाद, और ऑप्शन डी लखीसराय। तो चौथे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय। लखीसराय में जो है वो सिंदूर के कई फैक्ट्री हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 5वें पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1900। ऑप्शन सी में क्या है 1871 ईस्वी, और ऑप्शन डी में क्या है 1875 ईस्वी। तो 5वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी। ठीक है। ये क्या था, तो एक मजदूर विद्रोह हुआ था जिसके कारण ये बनाया गया था क्या, तो पेरिस कम्यून वो मजदूरों के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 6ठे नंबर पर। और 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए चंबल परियोजना, ऑप्शन बी कोसी परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल परियोजना। तो 6ठे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। ठीक है। और कोसी के तो बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बिहार और नेपाल के बीच है। ठीक है, कोसी परियोजना। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 7 पे। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी हासन, और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है हैदराबाद में है, और ये इसरो का ही एक एजेंसी है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में रथ मंदिर के निर्माता थे
ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी चालुक्य। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पल्लव जो थे वो रथ मंदिर के निर्माता थे, ठीक है। और ये कौन किनके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और महाबलीपुरम, ठीक है, ये जो है महाबलीपुरम में है। और ये एक ही चट्टान को काट के बनाया गया था। और इसमें कई सारे रथ मंदिर हैं, जैसे कि भीम रथ है, अर्जुन रथ है, सहदेव रथ है, धर्मराज रथ है और द्रौपदी रथ है। तो कुल 5 रथ मंदिर इसमें हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी चीन। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा चीन। और यहीं पे क्या किया गया था, तो कैलकुलेटर बनाया गया था, वही चीज़ इसमें दिया गया, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। आपको बताना है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 क्लॉज ए क्लॉज 1 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 75 क्लॉज 4 में। तो आपको ये बताना है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 में इस बात की चर्चा की गई है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है उत्तर दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी गंडक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सोन जो है वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, ये आपको पता होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिखकर जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी विधि मंत्री को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे अपना त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं, तो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वोदय सबसे पहले सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होगा। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी टोक्यो। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टोक्यो। टोक्यो कहाँ है, जापान में है। और जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, ठीक है। तो आपको बताना है हंस दमयंती जो था एक पेंटिंग था, उसका चित्रकार का नाम बताना है। ऑप्शन ए ई मेनन, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। कौन सा पेंटिंग, तो हंस दमयंती पेंटिंग बनाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या है, तो इसमें दिखाया गया है राजकुमारी दमयंती जो है अपने प्रेमी नल के विषय में बात करती है, किससे, हंस से बात करती हुई इसमें दर्शाई गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और ऑप्शन में भी दे दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये तो होगा नहीं। तो आप लोग को इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि इन्हें कैसे हटाया जाता है, तो इन्हें हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो
उसमें क्या था, निर्वाचन आयुक्त, तो जिस तरह से हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त को भी हटाते हैं, तो इसीलिए महाभियोग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, तो मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है, आपको ये मिलान करना है। तो इसमें क्या है, आपका स्तंभ ए में जो है वो राज्य के नाम दे दिए हैं। ए में कर्नाटक है, बी में तमिलनाडु है, सी में उत्तर प्रदेश है और डी में गुजरात है। स्तंभ 2 में 1 में नरोरा है, 2 में कैगा है, 3 में ककरापारा है और 4 में कौन है, कुडनकुलम। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग को तो ये नरोरा याद होगा कि उत्तर प्रदेश में है, तो आप लोग डायरेक्ट देखिएगा कि सी में कौन सा है, तो सी में एक ही में है, तो आपका तो यहीं से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेकिन आप लोग बाकी को भी देख लीजिए कौन सा कहाँ है, तो कौन सा कहाँ है, तो क्या है, तो तारापुर भारत का जो था वो प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कह सकते हैं बनाया गया था। न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर जो है महाराष्ट्र में, वो प्रथम था। ठीक है, कैगा जो है वो कर्नाटक में है, नरोरा मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में है, और काकरपारा कहाँ है, तो गुजरात में है, और कुडनकुलम कहाँ है, तो कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर पे। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। ऑप्शन बी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ऑप्शन सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। और ऑप्शन डी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो गलत आंसर है, क्योंकि ये इसका गठन जो है वो 1958 में न होकर 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, और पहली बैठक इसकी 13 मई 1952 को हुई थी। ये बात आप याद रखिएगा। और बाकी इसमें जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक है, ये 1971 में इसकी स्थापना किया गया था, लेकिन 2012 में ये बंद हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, ऑप्शन बी आर सी मजुमदार, ऑप्शन सी बी डी सावरकर, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, और ये किस तरह का नृत्य है, तो ये मार्शल आर्ट पे आधारित ये नृत्य है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर पे, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी कर्मातिक, ऑप्शन सी सन्निधाता, ऑप्शन डी नागरिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता जो है वो कर वसूली का है। ठीक है, करों की वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, तो समाहर्ता। ठीक है, और सन्निधाता कौन है, तो सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। इसमें आपको देना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, आपका ए है ओसाका जापान, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और एक तरफ देश दिया हुआ है। बी में है लंकाशायर ब्रिटेन, सी में है लेशम भारत, और डी में है बर्मिंघम फ्रांस। तो
आप लोग इसका सही उत्तर याद रखिएगा, इसका हो जाएगा डी, बर्मिंघम फ्रांस में न होके बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में है। ठीक है, हम लोग काफ़ी बार देखें कि बर्मिंघम में क्या होते हैं, तो मैच होते हैं, तो इससे हम लोग को याद रखना है ये एक लॉ एस को, वहाँ पे लॉ एस का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ पे बर्मिंघम में। चलिए हम लोग याद रखेंगे इसको। अब चलते हैं और अपना 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1873 में, ऑप्शन बी 1875 में, ऑप्शन सी 1867 में और ऑप्शन डी 1878 में। तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। और किन के द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है अनुच्छेद 220 क्लॉज 1 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 210 क्लॉज 1 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 140 क्लॉज 1 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, और हम धन विधेयक जो है वो कौन तय करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, और प्रत्येक धन विधेयक जो है वित्त विधेयक हो सकता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 2 रुपये से बढ़ेगी, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी 1 रुपये से बढ़ेगी और ऑप्शन डी 1 रुपये से घटेगी। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 रुपये से बढ़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए कुंवर सिंह बिहार, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई झांसी, ऑप्शन सी नाना साहब अवध और ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें गलत जो है ऑप्शन नंबर सी नाना साहब, क्योंकि हम लोग को पता है नाना साहब कहाँ थे, तो नाना साहब कानपुर, कहाँ, तो कानपुर। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए कि नाना साहब कहाँ थे, तो कानपुर। और अवध में कौन थी, तो अवध में हजरत कौन थी अवध में, तो अवध में अपना अवध को क्या लखनऊ भी कहते हैं, लखनऊ के क्षेत्र में, और वहाँ पे बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 नंबर पे। तो 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्र गोप्तार, ऑप्शन बी गीता रहस्य, ऑप्शन सी बेताल पच्ची और ऑप्शन डी सत्यार्थ प्रकाश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सत्यार्थ प्रकाश। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्वामी दयानंद के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने क्या, तो वेदों की महत्ता को प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारा है 28 नंबर का क्वेश्चन। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो ऑप्शन ए 1/20, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/5 और ऑप्शन डी 1/33। ठीक है, तो आपको बताना है कोरम के लिए कितने सदस्य कम से कम चाहिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/10 सदस्य, जितने कुल सदस्य होते हैं उसका 1/10 हमें कोरम के लिए चाहिए होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 नंबर पे। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये चार्ली हेब्डो क्या है, ये पत्रिका है, तो ये साप्ताहिक था। ये पूछ रहा है कहाँ से प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बर्लिन। तो 29 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस। ये पेरिस से चार्ली हेब्डो जो है यह एक फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, और ये पेरिस से
संचालित होता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, आपको बताना है कि कब किए थे। ऑप्शन ए 1496 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1497 में, ऑप्शन सी 1498 में और ऑप्शन डी 1490 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1498 में। ये वास्को डी गामा कहाँ, कालीकट तट पे पहुँचते हैं जहाँ जमोरिन जो शासक रहते हैं वो उनका स्वागत करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद। ठीक है, अब पूछ रहा है ऑप्शन ए में है बढ़ रहा है, ऑप्शन बी घट रहा है, ऑप्शन सी औसत उत्पाद के बराबर है, ऑप्शन डी अन्य। तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ रहा है। ठीक है, जब मौसम उत्पाद जो है अधिकतम है तब कारक सीमांत क्या होगा, तो बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। ऑप्शन ए सरकारी व्यय में वृद्धि, ऑप्शन बी कर में वृद्धि, ऑप्शन सी निवेश में कमी, ऑप्शन डी आयातों में वृद्धि। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरकारी व्यय में वृद्धि करने से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। और 33 नंबर क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी लता मंगेशकर का क्या हुआ था, तो निधन हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ऑप्शन ए है रामनाथ मंगेशकर, ऑप्शन बी है दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन सी है जामनाथ मंगेशकर, ऑप्शन डी है आदित्यनाथ मंगेशकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ मंगेशकर। आप लोग इसे एक बात और याद रखिएगा कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 नंबर पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य और ऑप्शन डी संसद सदा विधान सभाओं के सदस्य। तो ये देखिए ये पूछ रहा है किस चीज़ का, तो उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति में कौन रहते हैं, तो 34 का आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि कहीं अगर निर्वाचित दे दो तो निर्वाचित मत मारिएगा, क्योंकि निर्वाचित सदस्य सिर्फ राष्ट्रपति के टाइम में होते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का हो रहा होता है तो सभी सदस्य होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्ति। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 35 नंबर का आंसर नंबर डी, ये अवशिष्ट सूची में आती हैं। ठीक है, और अवशिष्ट सूची का अधिकार किसके पास होता है, तो केंद्र के पास होता है। ठीक है, अब चलिए, और ये कहाँ से लिया गया था, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए यहाँ पूछ रहा है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ए जीएसटी, बी वेट, सी निगम कर और डी सीमा शुल्क। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है निगम कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है कौन सा, तो निगम कर, और जीएसटी, वैट और सीमा शुल्क ये सब क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ये पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 3 फरवरी 1917, ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1920 और ऑप्शन सी 6 फरवरी 1918। तो 37 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1916। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न। और 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या है,
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, उत्तराधिकारी बताना है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो ए में है आराम शाह, बी में है कैकुबाद, सी में है इल्तुतमिश और डी में है नासिरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। और इसके बाद कौन बनते हैं? तो इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है 39 नंबर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादक है? ठीक है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ओडिशा जो है वो सर्वाधिक उत्पादक है किस चीज़ का? तो लोहा का। चलिए हम लोग चलते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात के कारण। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कहाँ? उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल के टाइम में क्या होती है? तो वर्षा होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 41 पे। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर और ऑप्शन डी सोरोलॉजी। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, और पोमोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का? तो फलों का अध्ययन करते हैं। और एंथोलॉजी में पुष्पों का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। और सोरोलॉजी जो है वो सोरोलॉजी में किस चीज़ का? तो छिपकली का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 नंबर पे। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 42 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, ऑप्शन बी खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ों को काटना और ऑप्शन डी जंगलों से ग्रामीणों द्वारा गैर लकड़ी वाले उत्पादों को इकट्ठा करना। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। और हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए है 1683 में, ऑप्शन बी 1678 में, ऑप्शन सी 1688 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1698 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1688 में जो है हुआ था। और इसे क्या कहते हैं? तो रक्तहीन क्रांति कहते हैं और गौरवमय क्रांति कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? तो वहाँ के जो सम्राट थे जेम्स द्वितीय को हटाने के लिए हुआ था। ठीक है, और उन्हें अपना सिंहासन त्यागना पड़ता है इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कारण। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में जो है ये उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने थे। ठीक है, जगजीवन राम भी बने थे, यशवंतराव चौहान भी बने थे और चौधरी देवीलाल भी बने थे। और आप लोग को एक बात याद रखना है, जो अभी तक सबसे लास्ट में बने हैं उप प्रधानमंत्री वो कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो सबसे आखिरी में बने थे और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। ऑप्शन ए 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 47 डिग्री
3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 60 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और ऑप्शन डी 39 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कितना 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत जो है मुख्य भूमि जो है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष और ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 13 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, ये कब बने थे? तो 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बनते हैं और ये मई 1962 तक 12 वर्ष तक क्या रहते हैं? तो राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है। ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी जीवाणु। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये घास वगैरह खाते हैं और घास वगैरह क्या हो? तो प्राथमिक उत्पाद है। चलिए हम लोग चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि किसका मिलान जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी केरल, ऑप्शन सी नंदा देवी उत्तराखंड, ऑप्शन डी खरदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी जो है केरल में ना होके ये तमिलनाडु में। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करता है? जोड़ता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा दोडा बेटा जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 20 फरवरी 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947 को जो है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ये पेश किया गया था और 18 जुलाई को इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 50 नंबर पे, और ये हमारे जीके का आखिरी है, इसके बाद हम लोग विज्ञान का देखेंगे। तो देखिए 50 नंबर क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो पूछ रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को और ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है वो अपना त्यागपत्र देते हैं। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है किसको देता है? तो अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा के अध्यक्ष से आपको पूछ लिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाया जाता, क्योंकि ये सदस्यता का शपथ लेते हैं। लोकसभा पद के अध्यक्ष के पद के लिए ये शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं विज्ञान सेक्शन का क्वेश्चन। तो हमारा विज्ञान सेक्शन का पहला जो 51 नंबर का क्वेश्चन है वो है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? ठीक है, ऑप्शन ए बल एवं ऊर्जा, ऑप्शन बी बल एवं त्वरण, ऑप्शन सी बल एवं चाल और ऑप्शन डी क्या है? वेग एवं दूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वेग एवं चाल। ठीक है, ये दोनों का क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है 52 नंबर का क्वेश्चन। और 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, वस्तु का वेग को कह रहा है कि दुगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी है 4 गुनी, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगी और ऑप्शन डी है 1/4। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 mv²। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा।
चलिए अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए गलकंठ द्वारा, ऑप्शन बी कंठ द्वारा, ऑप्शन सी वायु नली द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य गुहा द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ द्वारा। जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है उसी से हमारे ध्वनि हम लोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। और ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय, देखिए अकोशिकीय जीव है। ठीक है, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी कवक। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु जो है अकोशिकीय जीव होता है, इसमें कोशिका नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 55 नंबर पे। और 55 नंबर क्वेश्चन कहता है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन डी डॉपलर प्रभाव। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी लेवोमाइसिन, ऑप्शन सी नोवेल्जिन और ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवेल्जिन जो है वो क्या है? वो पीड़ाहारी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। किसको? हम लोग पीड़ाहारी को एनाल्जेसिक भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पीड़ाहारी की जगह एनाल्जेसिक दे दे तभी आप लोग याद रखिएगा कि नोवेल्जिन जो है, नोवेल्जिन क्या है? ये एक पीड़ाहारी दवाई है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, ठीक है, वह चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो 57 का आपका ऑप्शन है ए दुगुनी, बी चार गुनी, सी आठ गुनी और डी अपरिवर्तित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी उसी फॉर्मूला पे आएगा। गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv², उसी पे बनेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? देखिए यहाँ भी पूछ रहा है नहीं है, स्तनधारी नहीं है। ए बाघ, बी खेल, डी चमगादड़ और सी चमगादड़ और डी छिपकली। तो आपका 58 नंबर का आंसर हो जाएगा डी जो है छिपकली जो है वो स्तनधारी नहीं है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? ए बेंजोइक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लैक्टिक अम्ल जो है, इसके इकट्ठा होने से हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर पे। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? ए लिनियस, बी जॉनसन, सी वॉटसन और डी बैंथम एवं हुकर। तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए लिनियस। कैरोलस लिनियस के द्वारा 1753 ईस्वी में जो है दिया गया था। कौन सा? तो द्विनाम पद्धति। चलिए अब हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। और 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? यहाँ भी पूछ रहा है घटक नहीं है स्वपोषी। तो हरे पौधे ए में, बी नीलहरित शैवाल, सी घटक, सी में क्या है अपघटक, डी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपघटक जो है वो स्वपोषी घटक नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। आसमान का नीला रंग होने का कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। तो 62 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसी कारण से क्या होता है तो आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, और प्रकीर्णन में क्या होता है तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन है कोशिका भित्ति डैश डैश किसका, कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो किस में बोल रहा है कि अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक।
तो 63 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जंतु में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो सेलुलोज से बना होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए में क्या है? तो केवल भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी में क्या है? केवल रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी में क्या है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। ऑप्शन डी में है न भौतिक परिवर्तन न रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों है। क्योंकि जब मोमबत्ती जल रहा होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन जो मोम पिघल रहा होता है वो क्या है? वो भौतिक परिवर्तन है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन। और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र की मध्य अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। ऑप्शन ए इकाई के बराबर, ऑप्शन बी इकाई से अधिक, ऑप्शन सी इकाई से कम और ऑप्शन डी शून्य। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 66 नंबर पे। बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 2π/NH, ऑप्शन बी NH/2π, ऑप्शन सी 2πN/H और ऑप्शन डी H/2πN। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का आपका ऑप्शन नंबर बी, NH/2π। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन जो 67 नंबर क्वेश्चन है। क्षार धातु में ऑप्शन ए अपने अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार है, ऑप्शन बी कम आयनन ऊर्जा है, ऑप्शन सी उच्च विद्युत धनात्मकता है और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो NH2NP1 है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्षार का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी जो है विटामिन B12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन। ठीक है, और विटामिन B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन और विटामिन ए को रेटिनॉल। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास ए विटामिन ई, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी में है विटामिन के और ऑप्शन डी में है विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की जरूरत पड़ती है रक्त का थक्का जमने के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी चांदी। तो विद्युत का कुचालक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 पे। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी परास। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है माध्य जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। भारी जल का अनुभार है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो भारी जल को हम लोग क्या कहते हैं? DTO कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20 जो है उसका अनुभार होता है। चलिए अब हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन ए कोलिकर, ऑप्शन बी स्कू, ऑप्शन सी स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन डी विल्किंसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 73 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा स्लाइडेन और स्वान जो है कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए PVC, ऑप्शन बी टेरिलीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी पॉलीस्टीरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्टार्च जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। चलिए अगले क्वेश्चन जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा क्या है?
एड्स एक जनित रोग है, तो हमें बताना है एड्स किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी विषाणु और ऑप्शन डी कवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। और एड्स का फुल फॉर्म भी हम लोग से पूछ लिया जाता है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। और ये HIV का अगर पूछ ले तो HIV का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे आज का सेट खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे GK GS और साइंस के सारे प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। और आप लोग इससे क्या होगा, तो आप लोग के जो प्रश्न गलत हो रहे हो तो आप लोग उसे फिर से अपना रिवीजन करें और अपने तैयारी को और भी अच्छे से करें। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ, जो हमारा सेट नंबर 5 होगा। तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन दबा लें, ताकि अगली वीडियो हमारे जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप फटाफट उसके द्वारा अपने तैयारी को एक और अच्छे लेवल तक पहुँचा सके। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।